नावल सुनने वाले शायकीन को आसमा बुखारी का अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोमांटिक नावल है। पोस्ट मैरिज बेस्ड पे ये लिखा गया है। इसका नाम है शरारत। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। आपने नावल को सुन के हमें अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में देनी है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और ढेर सारे व्यूज़ देने हैं। ठीक है, चलते हैं नावल की जानिब। दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी? किसी बच्ची ने दुल्हन को पुरइश्तियाक नज़रों से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया और जहाँ उसकी बात पर उसकी माँ ठिठकी, वहीं दुल्हन की भी नज़रें अपने हाथों पर ठहरी शफाफ गुलाबी हथेलियाँ वीरान और बेरौनक। उस तरह से कोई जवाब ना बन पड़ा तो बच्ची को डांट कर चुप करवा दिया। लेकिन उसके चुप करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को उसके बेडरूम में छोड़ आओ, थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। वो समझ गई थी, इसलिए फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको ऊपर बेडरूम में छोड़ाऊँ। नाइमा ने उसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी उस माहौल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, इसलिए खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वह अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नाइमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए। सामने वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शौहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन खास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वह दुल्हन को गहरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने यकदम उसको देखा। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वह इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया। जाइए, वो कहकर साइड हो गया। नाइमा दुल्हन को ऊपर ले गई, फिर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झुंझला सा गया। वो ठिठक गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और उन अरमानों पर वो कदम रखने जा रही थी, गोया रौंदने जा रही थी। उसके कदम मन मन भर के हो गए थे। वह दहलीज पर कदम रखना नहीं चाहती थी। जब किसी ज़िंदगी में ही कदम रख लिया तो फिर दहलीज क्या मायने रखती है? नाइमा उसे बेड पर बैठाकर चली गई थी और उसे फूलों से सजा बेड अंगारों का महसूस हुआ। दिल जैसे तपते तवे पर रख दिया गया हो। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी। अब उसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया था। वो गाड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त हसान को रुखसत करने के बाद वो रूम की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियाँ तय करता हुआ अपने बेडरूम में आया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो ठिठक कर रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे ज़मीन पर ढेर थी। साइड टेबल पर रखे गए गुलदान टूटकर फूलों समेत ज़मीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें ऊंधी पड़ी हुई थीं। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थे, पर्स कहीं। वो एक एक कदम कदम बढ़ाता आगे आ रहा था कि नीचे कोई चीज़ चिरमरा कर रह गई। उसने कदम पीछे उठाया और देखा वो दुल्हन का सोने का गुलूबंद था, जो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। उसने छुप कर गुलूबंद उठाया। उसके कुछ मोती टूट गए थे। उसने वो गुलूबंद सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर औंधी लेटी, जिस चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। महरोज का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था और वो कदम बचा बचा कर बेड के करीब आया। रबी, उसकी भारी आवाज़ बासानी उसके कानों तक पहुंची थी। रबी, उसने दोबारा आवाज़ दी, मगर वो टस से मस ना हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, उसकी नज़र दुल्हन की कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था। दूधिया रंगत सिल्वर रंग को मांद कर रही थी। उसने बमुश्किल अपनी नज़रें चुराईं। हेलो, सो गई? उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू हिलाया। उसके लम से यकदम करंट खाकर उठ बैठी। डोंट टच मी मिस्टर महरोस बख्त, उसने उंगली उठाकर कहा। क्यों किया? तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हूँ, समझे तुम? वो एकदम चिल्ला उठी। तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो इंतहाई इत्मीनान से कह रहा था। सज़ा भुगत रही हूँ अपने किए की, वो चबा कर कहने लगी। महरोज उसे सरतापा देख कर रह गया। रोई रोई सुर्ख आंखें, मटा मटा सा मेकअप, कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग सिल्की बाल और बिना दुपट्टे के उजागर होती हुई रानाइयाँ नज़र हट ही नहीं रही थी। तुम्हारे लिए सज़ा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता करदा एक ख़ास नेमत हो तुम, उसने गंभीर लहजे में कहते हुए उसके गाल को छुआ। वो उसके अंदाज पर भड़क उठी। कहा है ना, मुझे हाथ मत लगाना, हाथ पीछे हटाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। महरोज के हाथ उसकी कमर को छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे हों। इतना सब्र नहीं है मुझे कि मैं आज की रात पीछे हट जाऊं, बल्कि जो कल की रात गुजारी थी वो भी खुदा जानता है, उसने कहते हुए उसे ज़ोर से भींच लिया। मैं कह रही हूँ, मुझे हाथ मत लगाओ, वो फनकार कर कहती हुई उस पर झपट पड़ी।
وہ उसे अपने नाखूनों से नोचने की कोशिश कर रही थी और वो अपने बचाव के लिए उसके हाथ रोक रहा था। लेकिन जैसे ही रबी के नाखूनों ने उसकी गर्दन पर खराश डाली, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका और यकदम उसका हाथ उठ गया। वो उसके भारी हाथ से थप्पड़ खाकर पीछे की तरफ बेड पर गिरी। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, हर चीज़ की हद होती है, अपनी हद में रहना सीखो। वो पहली बार यूँ गुस्से से धड़ा। तुम मुझे हद बता रहे हो? हद तुमने पार की है। वो थप्पड़ की तकलीफ भूलकर फिर सीधी खड़ी हुई थी। मुझे हद पार करने का रास्ता तुमने दिखाया था, वो जोर देकर बोला। मैंने तो एक शरारत की थी। वो रूहानसी हुई। लेकिन मैंने कोई शरारत नहीं की। मैं कल भी संजीदा था, मैं आज भी हूँ। तुम किसी भी कोर्ट में चली जाओ, मेरा कसूर कहीं भी साबित नहीं होगा, उसने चबाकर कहा। तुम इतने बेकसूर भी नहीं हो, वो चीखी। मैं इतना कसूरवार भी नहीं हूँ, उसने कंधे उचकाए। तुम पछताओगे अपने फैसले पर। फ़िलहाल तो पछताने का वक्त तुम्हारा है। वो फिर पुरसुकून हो चुका था। सैयद महरोज़ बख्त, तुमने खसारे का सौदा किया है। तुम्हें क्या पता कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ही हासिल हुआ है तुम्हारी सूरत में। वो उसके सरापे को मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। खुश फहमी है तुम्हारी, वो नफ़रत से बोली। ये तो बात की बात है ना कि कौन खुश फहम है और कौन गलत फहम। पहले तुम ये बताओ, तुम चेंज करोगे या लाइट ऑफ कर दूँ? उसके लहजे और नज़रों का मफ़हूम वो अनजान होकर भी समझ गई थी और उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसका खून खोल उठा था। तुम कहना क्या चाहती हो? जो तुम समझ चुकी हो, वो कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो बुदक कर पीछे हटी। मैं हंगामा मचा दूंगी अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो, उसने धमकी दी। मिसेस रबी महरोज़ बख्त, ये आपकी भूल है कि मैं आपकी धमकियों में आकर आपको छोड़ दूंगा और अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों में से नहीं, मैं अपनी ज़िद पूरी करना जानता हूँ और बेहतर है आप मेरे साथ सीधी तरह पेश आएँ, वरना मुझे उल्टा पेश आने में भी वक्त नहीं लगता। ये तो आप आज देख चुकी हैं। वो उसे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींच चुका था। एक मर्द से मुकाबला करना उसके बस से बाहर हो गया था। उसकी सारी जद्दोजहद नाकाम हो गई थी। वो बेबसी से तड़प तड़प कर रोने लगी, मगर महरोज़ पर उसके आंसुओं और सिसकों का भी कोई असर नहीं हुआ। अब चाहे वो तड़पती या बिलकती, उसे परवाह नहीं थी। बकौल उसके उसने अपना हक वसूल किया था। बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, मगर वो बेहिस बनी बैठी थी और कोई जवाब नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक हुई। इस बार दस्तक मतवातर होने लगी। तभी बेसुध सोए महरोज़ की नींद का सिलसिला भी टूट गया। उसने चौंक कर आगे पीछे देखा। वो दोनों पांव सोफे पर चढ़ाए घुटनों के गिर्द बाजू लिए बैठी थी और उसे देख रही थी। महरोज़ बेटा, दरवाज़ा खोलो, बाहर आरफा बेगम की परेशान आवाज़ आई। वो यकदम उठ बैठा। बेड के दूसरे कोने पर रखी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए वह कमरे में बिखरी चीज़ों से बचता हुआ दरवाजे तक आया। बालों में हाथ फेरते हुए दरवाज़ा खोल दिया। गुड मॉर्निंग मॉम, उसने हमेशा की तरह कहा। क्या बात है, सब खैर तो है ना? कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ? इन्हें परेशानी हुई? जी सब खैरियत है, मैं सो रहा था इसलिए पता नहीं चला। उसने परेशानी कम करनी चाहिए। वो रबी कैसी है? आरफा बेगम ने ठहर कर पूछा। अंदर आकर देख ले कैसी है, उसने दरवाजे से हटते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? वो बाहर से ही अंदर का हाल देख चुकी थी। कि सफाई कर दे, उसने सर झटक कर कहा। और नाश्ता? नहीं, नाश्ता मैं नीचे आकर ही करूँगा। और दुल्हन, उसका नाश्ता आप ऊपर भेज दें, वो अकेली नाश्ता करेगी। फ़िलहाल तो अकेले भी कर ले तो बहुत है। आरफा बेगम बात समझ गई थी। ठीक है, मैं मुलाजमा को भेजती हूँ, वो कहकर पलट गई। वो अंदर आ गया। इतनी सहमी हुई क्यों बैठी हो? भूख की वजह से या थकन की वजह से या फिर नींद की वजह से? वहाँ के बराबर सोफे पर आ बैठा, लेकिन उसने फिर भी सर नहीं उठाया। ओके यार, ना बोलो, तुम्हारी मर्जी, आज का दिन तुम्हारा है, वो कहता हुआ उसके बालों को छेड़ता उठ खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। मुलाजमा कमरे में आई सफाई करने लगी और अंदर ही अंदर हैरान हो रही थी। बेगम साहिबा, आप बेड पर बैठ जाए, मैं सोफ़े भी साफ़ कर देती हूँ। सोफ़े पर फूलों की पत्तियाँ बिखरी थी, लेकिन उसका तो पारा हाई हो गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं आग लगा कर जला दूँगी सब कुछ, वो मुलाजमा पर चिल्लाने लगी। इतने में वो वॉशरूम से बाहर निकला। तुम जाओ, ये काम बाद में कर लेना, उसने मुलाजमा को नरमी से जाने का कहा। वह सर हिलाकर चली गई, अलबत्ता वो बाकी सारी सफाई कर चुकी थी। पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया, वो काट खाने को दौड़ी। बस सिर्फ 2 दिन में ही, उसने उसे छेड़ते हुए कहा। और वो बेबसी के उस मुकाम पर आ गई थी कि बार बार आंसू आ रहे थे। तुमने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया महरोज़ बख्त, तो मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, वो रोते हुए कह रही थी। मुझे अपनी तरफ माइल तुमने किया था। क्यों? मुझे अपनी झलक दिखाए। क्यों राग़ब किया मुझे? वो उसे दोनों कांधों से पकड़े झंझोड़ते हुए बोला। मुझे क्या पता था तुम इतने कमज़ोर नीयत के हो, कोई ज़ुबान ही नहीं।
مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے۔ تمہاری جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی اور مہروز وقت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ جو کیا اسے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے سر پر مت ڈالو۔ تمہارے اس واویلا سے کچھ نہیں ہوگا۔ غلطی کر بھی نہ ماننا ایک اور غلطی ہے تمہاری۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی پڑے گی، وہ چیخی۔ میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں جی جان سے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال رگڑنے لگا اور نفرت سے رخ موڑ گئی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ بھی لے آئی تھی مگر اس نے واپس بھیج دیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنی موم کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر مسلسل آف جا رہا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ موم کے ساتھ ڈیڈ کا بھی نمبر آف تھا۔ تنگ آ کر لینڈ لائن نمبر پر ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے والی ملازمہ تھی۔ رضیہ، میں ربی بات کر رہی ہوں، موم سے کہو میں بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے بے قراری سے کہا۔ سوری بی بی جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ملازمہ نے کہا۔ لیکن رضیہ، تم نے ان سے کہا میں صرف ایک بار۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا، اور فون اس کی موم نے بند کیا تھا۔ وہ دور بیٹھی بھی سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم کی نظر لابی میں بیٹھی اپنی بہو پر پڑی۔ خیریت تو ہے؟ کسی کا فون آیا تھا؟ انہوں نے فون کے قریب بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ تو پھر کال کی ہے؟ جی۔ کس کو؟ اپنے موم ڈیڈ کو۔ اچھا، بات ہوئی ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرنی، انہوں نے بھی مجھے دھتکار دیا۔ عارفہ بیگم کی خوشی مان پڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ یہ سب بس وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر گیا تو سب سے پہلے تمہارا خیال آئے گا، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے مگر موم کا نہیں، وہ اپنے بھائی سے کم نہیں ہے۔ لیکن بیٹا تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر نرم گوشہ ہوتا تو وہ کل میری زندگی کے فیصلے پر یوں چپ رہ کر ماموں کا ساتھ نہ دیتی۔ وہ بدگمان تھی، لیکن بیٹا بات اصول کی اور سچائی کی تھی۔ تمہاری موم الیاس بھائی کے ساتھ نہ دیتی تو وہ لوگ جھوٹے پڑ جاتے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت اصول اور سچائی تک چلی گئی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا دیا، میری ہنسی مذاق کو میرے گل کا توق بنا دیا۔ بس بیٹا، سب قسمت کی بات ہے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اور اچھا تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ نفرت ہے مجھے اس سے اور خود سے کہ وہ کھڑی ہو گئی۔ اندر بیوٹیشن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بیوٹیشن؟ آج تمہارا شادی کا ریسیپشن ہے نا؟ میں نہیں جاؤں گی، نہ ہی تیار ہوں گی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کرو، یہ غلطی تم سے پہلے ہوئی، ایک اب کر رہی ہو۔ کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کی، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے تیسے گزر گیا۔ کیا تم پھر وہی چاہتی ہو لوگ باتیں بنائیں، تمہاری غیر موجودگی پر سرگوشی کریں؟ عارفہ بیگم کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتی، پھر قدم ہلے تو قدم کمرے کی طرف جہاں بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جو وہ تیار ہو کر نیچے اتری تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے تھے۔ ملٹی شیڈ لہنگے میں اس کے 2 دیا رنگت اور چمک گئی تھی، اوپر سے اس کے تیکھے نئے نقش اس کی خوبصورتی کو 2 آتشا کر رہے تھے۔ مام، اور کتنی دیر؟ ڈیڈ 2 بار فون کر چکے ہیں۔ مہروز بے دھیانی میں اندر داخل ہوا لیکن اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چونکایا، لیکن میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظر اسی پر ٹکی رہی تھی۔ تو یہی تو جھلک تھی جو وہ پاگل ہو گیا تھا، اور وہ آج اس کے ہمراہ تھی۔ بھابھی کے گھر والے نہیں آئے؟ حسان کے مہروز سے سوال کیا۔ نہیں، مہروز نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن یار انہیں خیال کرنا چاہیے تھا، اکلوتی اولاد ہے ان کی، بھابھی اس طرح تعلق توڑنا حیرت کی بات ہے، حسان نے ربی کے اکیلا پر نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی، مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ قصوروار تو بھی، سزا صرف بھابھی کو کیوں مل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور تم ٹھاٹ سے انجوائے کر رہے ہو۔ اور یار بس اپنے اونچے آدرش اپنے تک رکھ، اس نے سن لیا تو ہنگامہ مچا دے گی، وہ تو پہلے ہی اپنا کوئی ہم نوا ڈھونڈ رہی ہے۔ صوفی الیاس سے پھر کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں یار، لیکن کوشش کروں گا سب ٹھیک ہو جائے۔ ماضی۔ ربی اٹھ کر شاور لے لو، میں نے ناشتہ بنا دیا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، الیاس بھائی آ رہے ہیں ملنے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ شاید کسی جماعت کے ساتھ آئے تھے، آج واپس اسلام آباد جا رہے تھے تو مل کر جائیں گے۔ صرف مل کر جائیں گے یا لیکچر بھی دیکھ کر جائیں گے؟ بس کر دو ربی، جلدی تیار ہو جاؤ۔ وہ نیچے آئی، سکینہ بیگم جذبز ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ ربی نے کہا۔ کوئی اور کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے؟ انہوں نے جینس پر وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہی ہیں موم، الیاس بھائی کو پسند نہیں ہے ایسے لباس۔
वो पहली बार तो मुझे इन कपड़ों में नहीं देख रहे, कई बार देख चुके। और मम मैं अपने घर में हूँ। बेगम साहिबा सूफ़ी साहब आए हैं, मुलाजमा ने बताया। तुम भी नाश्ता करके जल्दी आना, मैं जा रही हूँ। वो कहकर ड्राइंग रूम की तरफ गई। खतीजा भाभी और बच्चे कैसे हैं? सकीना ने कहा। सब ठीक, तुम्हें सलाम दिया है, अलियास ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिन हो गए मिले भी उनसे। फातिमा तुम्हें और रबी को बहुत याद करती है, तो फ़ोन पर बात कर लिया करो वो हमसे। नहीं सकीना, फ़ोन के राब्तों को मैं ठीक नहीं समझता, तो हम कर लिया करेंगे। इतना ज़रूरी भी इस्लामाबाद आती हो तो तुम्हारी बात हो ही जाती है। उन्होंने फ़ोन की बात टाल ली। रवि बेटी कहाँ है? नाश्ता कर रही है इस वक्त? हाँ, यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी तो संडे को देर से उठती है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, रबी ने आते ही कहा, लेकिन उनके लिबास को देखकर उनके चेहरे पर नागवारी उतरी। फातिमा कैसी है? ठीक है। कभी लाहौर लाए ना उसे, वो घर से बाहर नहीं निकलती। क्यों? वो आज़ाद नहीं घूमती। यानी कैद है? अपना घर कैद नहीं होता। अब हमेशा के लिए एक ही जगह रखे, चाहे वो बेडरूम ही क्यों ना हो, कैद ही होती है। वो भी उनकी भांजी थी। रबी, सकीना ने कहा। सॉरी। वो उठ खड़ी हुई। मोम मैं बाहर जा रही हूँ, लंच भी बाहर करूँगी फारिया वालों के साथ। वो खुदाफिज करती बाहर चली गई और अलियास साहब देखते रह गए। तुम्हें पता है ये कहाँ गई है? इलियास ने कहा। वो जहाँ भी गई हो, हमें यकीन है अपनी बेटी पर, अहमद साहब ने कहा। चलो दुआ है अल्लाह भरोसा सलामत रखे। और दूसरी गुफ्तगू करने लगे। आरफा खैरियत, परेशान लग रही हो? खतीजा बेगम ने कहा। परेशान तो हूँ महरोज़ की तरफ से। क्यों, सब ठीक तो है क्या? खतीजा ने अपनी ही दोस्त आरफा से पूछा। महरोज़ और उसके चचाजाद भाई एहतशाम साथ अमेरिका गए थे, अब सुनने को आया है एहतशाम ने शादी कर ली वहाँ। तो तुम क्यों हलकान हो रही हो? मैं सोच रही हूँ अगर एहतशाम कर सकता है तो महरोज़ भी कर सकता है। हमारा इकलौता और आखिरी सहारा है। अमेरिका को होकर आगे तो उसके मंगनी या शादी करके भेज दी। हाँ, ये गलती हो गई मुझसे। ये काम अब भी हो जाएगा। बुलवा लो और शादी कर दो। क्या वाकई? और घर आकर उन्होंने महरोज़ को कॉल मिलाई। यस मॉम, क्या बात है? महरोज़ ने कहा। तुमसे एक बात करनी थी। कहिए, सुन रहा हूँ मॉम। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ। तो कर लें, इजाज़त क्यों ले रही हैं? आप मेरी माँ हैं, जहाँ चाहें कर दें। बस शादी से पहले एक अदर तस्वीर दिखा देना। उन्होंने खुश होते दुआ दी और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ मसला हल हुआ? खतीजा ने पूछा। बस लड़की की तलाश है, कोई पढ़ी लिखी और नेक मिल जाए। मैं कोई तेज़ तरार बहू अफोर्ड नहीं कर सकती, आरफा बेगम ने अपनी पसंद बताई। अम्मी, वो कुछ औरतें आई हैं। फातिमा की धीमी आवाज़ आई और आरफी की नज़रें उस पर ठहरी तो दुपट्टे में लिपटा उस चेहरे पर नूर लग रहा था। उन्होंने घर जाकर महरोज़ से जिक्र छेड़ा। फातिमा का उससे क्या एतराज़ होगा? उसकी रजामंदी पर ही उसने खतीजा से फातिमा का हाथ मांगा और खतीजा ने अलियास से बात की। लड़की का नाम फातिमा है, उन्होंने बेटे को इतला दी। कैसी है? बहुत प्यारी। तो वह प्यारी मुझे भी दिखा दे। ऐसा मुमकिन नहीं, सुफ़ी अलियास साहब को पसंद नहीं। ये सब वो कहते हैं कि लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को देखे तो बेहतर है, ताकि उनके पास फ़रार का कोई रास्ता ना हो, उसने खफकी से कहा। लेकिन मॉम, तस्वीर में क्या हर्ज है? मैं इतना दूर बैठा हूँ, पता तो हो किससे शादी हो रही है, कैसी है, मेरे साथ कैसी लगेगी? वो उसको किसी न किसी तरह किसने कहा था किसी सोफ़ी की बेटी से मेरी शादी तय कर दे। बस चुप रहो, बहुत प्यारी है, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अच्छी लगेगी तुम्हारे साथ। आरफा बेगम ने उसे चुप करवाया और मंगनी की तैयारी में लग गई। मंगनी के फ़ौरन बाद शादी तय कर दी थी। बड़ी छुपी रुस्तम निकली, मंगनी भी कर ली। रबी ने फातिमा को फ़ोन खड़काया और उसकी बातों पर हंस दी। बस यार, सब जल्दी हो गया। नाकाम है मौसूफ का। नाम क्या है मौसूफ का? सैयद महरोज़ बख्त। नाम तो बड़ा पावरफुल है, ख़ुदा खुद हो। मुझे क्या पता? क्या मतलब? बिना देखे ही? जानती तो हो अब्बा को, उन्हें देखना दिखाना पसंद नहीं। उफ़ यार, तेरे अब्बा को तो कुछ भी नहीं पसंद। खैर, मैं तो जिससे शादी करूँगी 2-3 मीटिंग रखूँगी, उसके बाद शादी से पहले पता तो चले कैसा है, कौन है। शादी कब है? जब वो आएंगे। हैं, उन्होंने अभी आना है? रबी, पूरी बात तो सुन लो, फातिमा ने कहा और रबी हंस दी। कहाँ से आना है? अमेरिका से। व्हाट? वो लड़का अमेरिका में रह कर मलानी से शादी कर रहा है? उसने तुम्हें देखा है? नहीं, फिर भी शादी कर रहा है। हैरत है। क्यों, क्या पहले शादी नहीं हुई ऐसे किसी की? हुई है ना तुम्हारे अम्मी अबू की। अगर तुम्हारी अम्मी देख लेती तो मामू को तो गले में फंदा डालकर मर जाती। फातिमा ना चाहते अब भी कसम दे।
शादी में कितने दिन पहले आओगी? 2 दिन पहले। अगर मैं पहले आई तो या मामूर हैं कि घर में या मैं? तुम सुकून से भी तो रह सकती हो। नहीं, मेरे नेचर में नहीं सुकून। और मामू पाबंदियों के मालिक, ये कर वो मत पहनो, रोक टोक। उसने वही वजह बताई और फातिमा चुप हो गई। आ जाओ आ जाओ, ये इतने दिन पहले की तो बोर हो गई हूँ। मैं इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हाल शादी का हंगामा सर्द हुआ तो हर तरफ खामोशी और सन्नाटे छा गए। महरोज़ अपने बाबा के साथ ऑफिस में मसरूफ़ हो गया और वो अपने बेडरूम की होकर रह गई। 2-3 आरफा ने कहा घूमने का, मगर वो एक कान से दूसरे कान में निकाल देता। उसे सुकून नहीं मालता था, ज़मीर पर बोझ था और उस बोझ के हाथों मजबूरन आज फिर उसने फ़ोन के करीब चली आई। लेकिन फ़ोन डेड था। पूरा दिन घर में चकराते हुए गुजारा। आरफा बेगम कहीं बाहर गई थी। शाम 5 बजे महरोज़ घर आया तो वह लॉन में नजर आई। वगाड़ती हुई उतर के उसकी तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने कुर्सी पर बैठ गई। वहाँ खामोश रही। जवाब में सलामती भेज दो। अब ऐसी भी क्या नाराज़गी है? सलाम का जवाब भी नहीं दे बंदा। तुम पर सलामती? वो हरगिज़ जहर खंदा में बोली। तुम्हारा शोहर हूँ, तुमसे नहीं सलामती भेजूंगा तो कौन भेजेगा? मेरा शोहर तुम्हारे जैसा घटिया और कमीना होगा, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। और जिसने सोचा मैं उसका शोहर बना, उसने शरारतन कहा और संजीदगी से देखने लगी। अपना मोबाइल दो। उसने हाथ बढ़ाया। क्यों, खैरियत? फ़ोन करना चाहते हो? फातिमा से माफ़ी मांगना चाहते हो तुम? वो गुस्से से भड़के। कोई फ़ायदा नहीं। मैंने आज अलिया साहब को कॉल की थी और वो उस मौजू पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं फरजाना और फातिमा से बात करना चाहती हूँ, उनसे नहीं। महरोज़ ने सेल उसे दे दिया। वो फ़ोन कमरे में लेके आ गई। सूफिया रियाज के घर का नंबर डायल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ खतीजा थी। वालेकुम अस्सलाम। मोमानी जान, मैं रबीब, फातिमा से बात करनी है। दूसरी तरफ से यकदम फ़ोन काट दिया गया। उसकी आंखों में आंसू भरे। उसकी नज़र हाथ में पड़े फ़ोन पर पड़ी। यही वो मनहूस है जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदकिस्मती में बदल गई है, उसने गुस्से से कहते हुए पूरी ताकत से फ़ोन दीवार पर दे मारा। जब वो अंदर आया तो फ़ोन कई हिस्सों में भरमास पर मिला। मासी, शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज़ भी पाकिस्तान आ गया था। फातिमा के घर भी चहल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूज़िक की आवाज़ आई। सूफ़ी साहब सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आए और धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें उनकी 3 छोटी बेटियाँ और रबी शामिल थी। वो अब्बाजान फातिमा से छोटी रुकैया से कुछ बोला नहीं क्या? बेशरम, बेहया, ज़रा शर्म नहीं आई बेहुदा हरकत करते हुए? उन्होंने अपनी 3 बेटियों पर थप्पड़ जड़ दिए। वो मामू, कल मेहंदी का फंक्शन। रबी ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम तो चुप ही रहो। उन्होंने रबी को चुप करवा दिया। ये डेक कहाँ से आया? मैं लाई हूँ मामू। जहाँ से लाई हो वहीं फेंक कर आओ, हमारे घर में जगह नहीं ऐसी चीज़ों की। वो हुक्म देकर निकल गया और वो तीनों आंसू लिए बैठ गए। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रबी को अफसोस हुआ। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारा घर ही ऐसा है। फातिमा शुक्र अदा करे, फातिमा जो उस घर से जा रही है। हमें पता नहीं कितनी और सज़ा काटनी है। रुकैया ने दिल की भड़ास निकाली। कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं। रबी ने कहा। रहने दो, वो फिर आ जाएंगे। रुकैया ने कहा। वो बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक हुआ। कहाँ जा रही हो? फातिमा ने कहा। सोने के लिए। रबी ने कहा। मगर तुम तो मेरे साथ सोती हो। नहीं यार, कल तो वैसे भी तुम हमें छोड़ जाओगी, क्यों ना हम ही तुम्हें छोड़ दें। गुड नाइट, तुम भी सो जाओ, कल तो वैसे भी वो तुम्हें सोने नहीं देंगे। रबी ने छेड़ा। रबी? फातिमा हंस दी। ओके, मैं जा रही हूँ रुकैया के बेडरूम में, वो कहती हुई निकल गई। वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतरी और किचन की तरफ गई। पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और पानी पिया। वो वापस और जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने ही वाली थी। पास रखा लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा। 2-3 बार बजने पर उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। रात के 2 बजे का वक्त था। हेलो, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हेलो, मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कौन? आपको किससे बात करनी है? फातिमा इलियास हैं। रबी बुरी तरह चौंकी। आप कौन हैं? क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूँ, आप बस बात करवा दें। रबी के दिमाग में शरारत सूझी। तो कहीं मैं फातिमा ही हूँ? मैं सईद महरोज़ वक्त बात कर रहा हूँ। उसने नाम बताकर उसे उछलने पर मजबूर किया। आपने इस वक्त क्यों फ़ोन किया? मैं आपसे बात करना चाहता था। आपने इस वक्त क्यों फ़ोन किया? मैं आपसे बात करना चाहता था, काफ़ी दिन सोच रहा था, मगर मौका नहीं मिला। आज सोचा बात करके ही सोना है। लेकिन आपसे सारी बातें कल जो करनी है, तो आज कौन सी खास बात करने के लिए फ़ोन किया है? उसके सवाल पर वो बेसाख्ता कहका लगाकर हंसा।
जो कल बातें करनी है आज उनके लिए तमहीद बांधना चाहता हूँ। कैसी तमहीद? उसने शरारत से पूछा। वजाहत करूँगा तो आपको शर्म आ जाएगी। आजकल शर्म के जरासीम दुनिया से मर गए हैं, मगर मैंने सुना है आपके अंदर जिंदा हैं। आपका सुना गलत भी तो हो सकता है, आपका कहा भी तो गलत हो सकता है। मुझे मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? जानने का मौका तो दें, फिर देखिएगा। कल जान लीजिएगा, अभी वक्त नहीं है। खुदा हाफिज़। प्लीज़ फ़ोन मत रखिएगा, मेरी बात सुने। उसने जल्दी से कहा। वो फ़ोन रखते रखते ठहर गई। जी कहिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ कहना है। वो ठिठक गई। रात इस पहर उसने कॉल की, वो भी रबी थी जिसका शरारती जहन उसे उल्टियाँ पट्टियाँ पढ़ा रहा था। तो ठीक है, आप मेरे सेल फ़ोन पर कॉल कर लें। रात इस वक्त मामू जान, मेरा मतलब अब्बा जान ना आ जाए, मेरे सेल पर कॉल करें। आप उनको फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं। वो बात करते करते फिसली, फिर खुद ही संभल गई। नंबर बताएं। वो तैयार हो गया, उसने नंबर दे दिया। उसकी शरारत अरूज पर थी। ठीक है, मैं करता हूँ, उसने कह के फ़ोन बंद कर दिया। मैं इंतज़ार करूँगी। वो शरारत से मुस्कुराई और तेज़ी से सीढ़ी चढ़कर रुकैया के बेडरूम में गई। ये तो कल पता चलेगा महरोज़ साहब कि आपके साथ क्या हुआ है। वो सेल फ़ोन पर वाइब्रेशन को देखते हुए मुस्कुराई जहाँ महरोज़ की कॉल आ रही थी। हेलो जी जनाब, क्या कह रही हैं? देखिए मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाएं। कैसे सो जाएं? हमारी नींदें ही उड़ गई कल के इंतज़ार में। बस आप अपनी लिमिट में रहकर बात करें। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, यही बहुत है। उसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन क्या आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं? ख्वाहिश? मैं आपको देखना चाहता हूँ, बस एक झलक। आज की रात ख्वाहिश पूरी करने की नहीं, ख्वाहिश सजाने की रात है। वो अदा से बोली। तो ख्वाहिश को सजाना तो चाहता हूँ, आपकी एक झलक से। ख्वाहिश किसी को देखने से नहीं बल्कि इंतज़ार से सजती है। वो शेर सुना है? मैं तुझको ढूंढने उफ़क़ के पार भी गया, तू मिल गया तो तुझसे मिलने का इंतज़ार भी किया। वो दिलचस्पी से बोली। महरोज़ चुप हो गया। बेहतर है आप कल पर ख्वाहिशें छोड़ दें और सो जाएं। क्या कर उसने फ़ोन बंद कर दिया। ब्यूटिशियन से टाइम ले लिया तुम लोगों ने? रबी ने पूछा। नहीं, फातिमा ने कहा। तो तुम्हें तैयार कौन करेगा? तुम? अरे नहीं, मुझे बस लिपस्टिक और ब्लशन के सिवा कुछ नहीं आता। ये तुम्हारे इतने लंबे बाल कौन समेटेगा? तुम लोगों के आसपास कोई अच्छा पार्लर है? हाँ, ये राइट साइड पर गली में है, रॉयल ब्यूटी पार्लर। अच्छा है, ओके, मैं जाकर टाइम ले लेती हूँ। वो आ तो जाएगी ना? मगर अब्बा? वो कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। उसने फातिमा को तसल्ली दी और बाहर जाने लगी। रबी रुको, ये चादर ले लो, जब तक यहाँ हो ये तो करना ही होगा, फातिमा ने कहा। फातिमा प्लीज़। रबी प्लीज़। और फातिमा की खातिर उसे इतनी बड़ी चादर ओढ़नी पड़ी। खतीजा बेगम ने उसे बाहर जाते देखा, रसीद थमा दी। और एंजल ज्वेलर्स पर, ओरिजिनल ज्वेलर्स पर फातिमा का डायमंड सेट है, उठा लाना, मार्केट में शॉप है। उसने रसीद पर्स में रख ली। हॉल। तुम अगर सोच रही हो कि सब जल्दी ठीक हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं, महरोज़ ने कहा। वो उसकी तरफ पुश्त किए लेटी थी, आंखों पर बाजू रखे सोने की एक्टिंग कर रही थी। वो अच्छी तरह जानता था। वो मध्यम लैंप की रोशनी में बेड क्राउन से टेक लगाए उसकी पुश्त को घूर रहा था। अभी तुम्हारी कोई असर नहीं होगी, सही वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। बस सब्र करो और इंतज़ार करो। मुझे यकीन है तुम्हारे मॉम डैड का गुस्सा भी कमी आ जाएगी। वो उसे हौसला दे रहा थे। मेरी बीवी बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा था, वरना मैं शादी रोज़ तक तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था, फेस टू फेस कभी देखा तक नहीं था, मगर हम सफ़र बन गए। शायद यही किस्मत है। वो खामोश थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर उंगलियाँ उसके बालों में फंसाई, मगर वो बेहिस हरकत पड़ी रही। तुम ठीक हो? मैं भी गलत हूँ, लेकिन यार मेरी बचपन से आदत है, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ज़िद का पक्का हूँ, और तुम्हारे मामले में भी ऐसा ही हुआ है। इंसानों और चीज़ों में फ़र्क होता है। तुमने सिर्फ अपना सोचा, मेरे जज्बात का ना सोचते। एक बार उस लड़की का सोच लेते जो मायूं बैठी थी। अब शादी ना होने पर लोग कितनी बातें बनाएंगे। मुझे अपनी गलती का एतराफ़ है, लेकिन तुम्हें अपना मान चुका था, छोड़ नहीं सकता था। महरोज़ उसके बिखरे हुलिये से नज़रें चुरा गया। कितने दिन हो गए थे वो उसके होशरुबा हुस्न से नज़रें चुरा रहा था। शादी के रोज़ से अब तक उसने दोबारा उसे छुआ भी नहीं था। आज फिर उसकी लापरवाही उसे बेईमान कर रही थी। जाल तो तुम छींकती हो, बंदा किसी और तरफ देखने के काबिल नहीं रहता। वो उसके सरापे को देखते हुए बोला। रबी उसकी नज़रों के ताक़ुब में अपना हुलिया देख सटपटाई और फ़ौरन दुपट्टा ढूंढने लगी। अब क्या फ़ायदा? वो मुस्कुराया। वो गुस्ताखी पर आमादा था। उसने बचने की कोशिश की, मगर बच ना सकी। उसके शिकंजे में फड़फड़ा कर रह गई और वह गुस्ताखी का इर्तिकाब कर बैठा। उसकी बात का मफ़हूम घूम फिर कर वहीं पर आया जहाँ लाना चाहता था। वो आज फिर उसे बेकाबू कर चुका था, और वह सारे जतन करके भी निकलने में नाकाम रही। उसकी गिरफ्त मजबूत थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसका चेहरा फिर सूझा हुआ था। आज रात भी वो खूब रोई थी। उसकी आंखें सूज गई थी। उसकी उन अखियों से उसे देखा, फिर खिसने में मसरूफ़ हो गया। वो जानता था कि उसकी नज़र पड़ी तो तप जाएगी। आजकल राबिया बेटी की क्या मसरूफियत है? फ़िरोज़ बख्त, महरोज़ के डैड ने पूछा। वो चाय में चम्मच हिलाती रुकी।
मेरा दिल खुश करना। वह सरगोशी कर गया। उसने कहरबाज नज़रों से देखा। उसका नाम राबिया नहीं रबी है। रबी का मतलब बहार, आरफा बेगम ने कहा। माशाअल्लाह, मैं इतने दिन से राबिया समझ रहा था। मैंने समझा सब प्यार से रबी कहते हैं। नहीं, इसका नाम ही रबी है, रबी अहमद। आरफी ने पूरा नाम बताया। रबी अहमद नहीं, रबी महरोज़ को हो। वो हंसकर बोली। मेरे नाम के साथ रबी अहमद ही सूट करता है। वो तलखी से बोली। महरोज़ ने ठिठक कर उसे देखा। वो दोनों भी हंसते हंसते चुप हो गए। लेकिन बेटा, हम तो असूल की बात कर रहे हैं। शादी के बाद हर लड़की के नाम के साथ क्या सारे असूल मुझ पर ही लागू होते हैं? वो गुस्से से बोली। रबैया, तुम किस लहजे में बात कर रही हो? महरोज़ अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपने साथ उसका रवैया बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इट्स ओके बेटा, वो सिर्फ बात कर रही है। फिरोज़ वक्त ने महरोज़ को चुप रहने का इशारा किया। बात करने का भी तरीका होता है। ये सबको अपना जैसा समझती है, नॉन सीरियस। महरोज़ को काफ़ी गुस्सा था। वह महरोज़ को नफरत से घूरते हुए उठकर चली गई और वो दोनों महरोज़ को समझाने लगे। वो जिन हालात से गुजरी है, अपसेट होना जायज़ है। अब उसकी साइड ले रहे हैं, हालांकि उसकी गलती है। वो अगर अपसेट है तो दूसरों को क्यों कर रही है? बार बार उसकी गलती उसे याद करवाकर तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो। इस तरह वो नफसियाती हो जाएगी। उससे सख्ती बरतकर तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। उन्होंने साफ तौर पर समझाया। वो काफ़ी देर उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। जाओ, वो परेशान होगी, उन्होंने कहा। सॉरी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये जो चले फिर कभी हो जाएंगे, ये चोचले फिर कभी हो जाएंगे। वो ब्रीफ केस उठाए बाहर निकल गया। वो दोनों भी चुप हो गए। हाल वो वॉशरूम से शावर लेकर निकली तो उसकी नज़र बेड पर रखे डिब्बे पर गई। उसने डिब्बा उठा लिया। वो मोबाइल सेट था, न्यू डब्बा पैक। उस पर लिखा था मिसेस रबी महरोज़। उसने मुलाजमा को पुकारा। जी बेगम साहिबा, ये किसने भेजा है? छोटे साहब ने, ऑफिस से ड्राइवर आया था देने। आप नहा रही थी, मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से उन दोनों में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी उससे बात नहीं करती थी। अब वो चुप था। कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती, लेकिन वो उसकी इस अनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी। इसलिए बाहर गई फ़ोन डायरेक्टरी से उसके ऑफिस का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से मसरूफ़ सी गंभीर आवाज़ सुनाई थी। ये आवाज़ वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो। खामोशी पाकर उसने दोबारा कहा। हेलो, मैं रबी अहमद बोल रही हूँ, उसने हिम्मत से कहा। ओ अच्छा, मैं समझा फ़ातिमा इलियास बात कर रही हैं, उसने चोट की। फ़ातिमा तुम जैसों से बात करना पसंद नहीं करती, मगर रबी तो बात करना पसंद करती है। मुझे पता नहीं था तुम इतना घटिया इंसान हो, वरना कभी बात नहीं करती। मगर मुझे पता था तुम इतनी आला हो, तभी तो बात की थी मेरी जान, उसने मज़े से कहा। उसके तन बदन में आग लगी। उसने गुस्से से फ़ोन क्रेडल पर रख दिया और सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी कि फ़ोन फिर बजने लगा। उससे पहले तो इग्नोर किया, फिर उठा लिया। हेलो, महरोज़ वक्त बात कर रहा हूँ। पता है दुनिया में एक ही कम ज़र्फ़ है। मेरी कम ज़र्फ़ी को तुम नहीं जानोगी तो और कौन जानेगा? मेरी कम ज़र्फ़ी के सब हथियारों से वाकिफ़ हो तुमने फ़ोन भेजा है? हाँ भेजा है। क्यों? मैंने तो नहीं मांगा। लेकिन मुझे तो पता है तुम्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और फ़ोन भी आजकल की ज़रूरियात में शामिल है। मेरी ज़रूरतें तो और भी बहुत सी हैं। किस किस चीज़ को पूरा करोगे? उसने अजीब लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अपनी ज़रूरियात की लिस्ट बनाओ, फिर देखते हैं क्या पूरी कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो लिखो। रबी न जाने क्या सोच रही थी, उससे जिज करना चाहती थी। गाड़ी ब्लैक सिल्वर। क्या ब्लैक के बजाय वाइट से काम नहीं चल सकता? वो लिखते हुए बोला। नहीं, मैं पहले भी ब्लैक ही इस्तेमाल करती आई हूँ। सॉरी, यह डीलर आ गए, कुछ मैं लिस्ट का काम घर आकर करता हूँ। बस इतनी जल्दी? इतनी जल्दी बस नहीं। अभी तुमने मांगा ही क्या है? कुछ ऐसा मांगो जिसे मांगने में तुम्हें मज़ा आए और मुझे देने में खुशियाँ। और हाँ, ड्राइंग रूम के ग्लास वाल का पर्दा हटाकर देखो और फिर सोचो और क्या मांगना है तुम्हें। वहाँ ब्लैक कलर की न्यू गाड़ी खड़ी थी, लश्कारे मारती मालूम होता है, अभी शोरूम से आई है। ये सब करके तुम मेरी नज़र में कोई सनद नहीं पा सकते महरोज़ वक्त, उसने नागवारी से कहा और पर्दे बराबर कर दिए। आज संडे होने का बायस वो लेट तक सोता रहा और अभी भी सो रहा था कि रबी ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। कहाँ जा रही हो बेटा? आरफा बेगम ने उसे बाहर जाते देखकर पूछा। मार्केट, वो कहकर बाहर निकल गई और थोड़ी देर में उसकी गाड़ी फराटे भरती गेट से निकली। आरफी बेगम को उसके तेवरों से खतरे की बू आ रही थी। वो फ़ौरन उसके बेडरूम की तरफ गई। महरोज़ उठो। क्या हुआ मॉम? वो ठिठक कर उठ बैठा। रबी गाड़ी लेकर निकली है बाहर मार्केट का कहकर निकली है, पता नहीं कहाँ गई होगी। उसने उसका नंबर मिलाया मगर रिसीव नहीं हुआ। रबी कॉल उठाओ, उसने मैसेज सेंड किया मगर जवाब नहीं आया। कॉल उठाओ वरना मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पीछे, उसने फिर मैसेज किया। कहाँ जा सकती है वो खतीजा की तरफ गई होगी, आरफा ने कहा। वो उसके पीछे गया और आरफा बेगम परेशान इंतज़ार करने लगी। मासी, हम कहाँ जा रहे हैं? हसान ने कहा। मार्केट शॉपिंग करने, महरोज़ ने कहा। क्या शॉपिंग रह गई जनाब की? तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है।
अच्छा मैं भी कहूँ, ऐसी कौन सी शॉपिंग रह गई? हसन ने कहा, यही तो ख़ास शॉपिंग है। महरोज़ ने शरारत से कहा, चल तू जाकर गिफ्ट खरीद, मैं तब तक टेलर से होकर आता हूँ, कुर्ता दिया था मैंने। हसन कहकर गाड़ी से निकल गया और महरोज़ दूसरी तरफ चल दिया। उसका रुख ओरिजिनल ज्वेलर की तरफ था। वो फातिमा के लिए लॉकेट या अंगूठी लेना चाहता था। क्या आपके पास हर किस्म का स्टोन है? यस सर, आपको कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने पूछा। कौन सा चाहिए? फातिमा का पसंदीदा कौन सा होगा? 1 मिनट बताता हूँ। उसने सेल निकालकर फातिमा का कल वाला नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया, शॉप से हल्की मध्यम आवाज़ आने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सेल बज रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। उसने फिर डायल किया। इस बार उसने कॉल उठा ली। जे महरोज़ साहब, कहिए क्या बेचैनी लगी हुई है आपको? वो आहिस्तगी से बोली, देखिए फातिमा, मैं आपके लिए रिंग पसंद कर रहा था तो पूछ रहा था कौन सा रंग अच्छा लगेगा, डायमंड, नीलम, स्मूथ या कोई और? नीलम, उसने मुख्तसर कहा। डायमंड क्यों नहीं? डायमंड मैं खुद ले रही हूँ। ओके तो फिर नीलम। जी नीलम, वो ज़रा ज़ोर देकर बोली और महरोज़ ने चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा जिसके मुंह से नीलम सुना। आप कहाँ हैं इस वक्त? उसने जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में, उसने हंसकर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। महरोज़ हैरानी से उसे देख रहा था, जिसने स्टाइलिश से सूट पर बड़ी सी चादर ली हुई थी, लेकिन उसे संभाली नहीं जा रही थी। कभी पल्लू सरक जाता, कभी कहीं से चादर ढिलक जाती। चेहरा छुपाने की कोशिश भी नाकाम थी। महरोज़ ने शक मटाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और उसी का फ़ोन बजा। वो हक्का बक्का खड़ा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा। उससे पहले कुछ कहता, लड़की की चादर का कोना दरवाजे में अटका। उसकी चादर एक बार ढिलक गई। उसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज़ पसंद करके गई हैं? उसने सेल्समैन से पूछा। जी डायमंड लॉकेट था। फातिमा खुद डायमंड ले रही थी, इसलिए मुझे मना कर दिया। वो उसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। उसने एक बार फिर नंबर मिलाया। जी कहिए, रबी ने मुस्कुराकर कहा। आप फातिमा ही हैं ना? आपको कोई शक है? उसने हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, ऐसे ही, उसने कहा। अगर शक है भी, कल मिट जाएगा, सारे भेद खुल जाएंगे, बस कल का इंतज़ार करें, रबी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच थी, उसे लड़की एक झलक में ही बहुत पसंद आई थी। क्या क़यामत ढूंढी है? वो दिल ही दिल में माँ की पसंद को दाद देने लगा। अभी अभी घर में सूफ़ी अलियास की गाड़ी दाखिल हुई थी, इसलिए गेट अभी खुला था और रबी की गाड़ी अंदर आसानी से आ गई। बीबी जी, आपको गाड़ी अंदर लाने की इजाज़त नहीं। चौकीदार लपक कर उसकी तरफ आया। तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला? मैं खुद अंदर आई हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो कहती अंदर चली गई। फातिमा, उसने सामने सोफे पर कुशन कवर चढ़ाती फातिमा को पुकारा। रबी, फातिमा खड़ी हुई। फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे दिल पर रखा बोझ हल्का कर दो। रबी रूहानसी कहती हुई फातिमा के करीब आई। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फातिमा रुख मोड़ गई। प्लीज़ फातिमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस एक मजाक किया था, एक शरारत की थी। बाखुदा मेरी उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। न जाने कैसे मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती माफ़ कर दो। फातिमा प्लीज़, मैं तुम्हारी वही रबी हूँ जिसकी आवाज़ सुनकर तुम खुश हो जाती थी, जिससे घंटों बातें करके भी बोर नहीं होती थी। आज मेरी गलती पर मुंह मत मोड़ो। मैं माफ़ी की दरख्वास्तकार हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मगर तुम तो अच्छी हो। रबी कहते कहते रो पड़ी। फातिमा ने पलट कर देखा, उसके रुखसार भी भीगे थे। फातिमा, तुम अंदर जाओ, सूफ़ी साहब की आवाज़ आई। रबी का चेहरा जर्द पड़ गया। फातिमा की इतनी जुर्रत नहीं थी कि हुक्म ना मानती। वो अंदर चली गई। फातिमा रुको, रबी पीछे लपकी। आगे कदम मत बढ़ाओ लड़की, तुम्हारा इस घर में दाखिला ममनू है। चौकीदार ने नहीं बताया? मेरा नाम लड़की नहीं रबी है, और मैं कोई गैर नहीं आपकी भांजी हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आऊँ, तुम खुद ही चली जाओ, अलियास साहब ने गुस्से से कहा। जो गलती मुझसे आपकी किसी बेटी से होती, तब भी आप उसे घर से निकाल देते। अगर ऐसी हरकत मेरी बेटी करती तो उसका गला दबाकर उसे कब्र में उतार देता। वो सवाल जवाब नहीं करता। मतलब आप मुझे बेटी नहीं भांजी ही समझते हैं। उससे बेहतर था आप मुझे कब्र में ही उतार देते। ऐसे नफरत की मार तो ना मारते। वो रोते हुए बोली, मेरी बेटी तुम्हारे जैसे नान हिजार नहीं, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। उन्होंने गुस्से से मारने के लिए हाथ उठाया। आराम से बात करें सूफ़ी साहब, ये कोई गैर नहीं, हमारे घर की बच्ची है। खदीजा मुमानी रबी के सामने आई। खबरदार खदीजा, मेरी 4 बेटियां हैं और इज्जत से घर में रह रही हैं। इसे कहो जहाँ से आई है वहीं चली जाए, मेरे ज़ब्त को ना आजमाई। वो गुस्से से धाड़े। रबी, रबी, उसके अकब से महरोज़ की आवाज़ उभरी। ले जाओ इसको यहाँ से, सूफ़ी साहब ने हकारत से कहा। लेने ही आया हूँ सूफ़ी साहब, छोड़ने नहीं आया। महरोज़ ने आगे बढ़कर रबी का हाथ पकड़ा। बीबी है तुम्हारी, ध्यान रखा करो, कहाँ आ जा रही है। अलियास साहब ने ताना दिया। जामिया मस्जिद के इमाम के घर आई है, किसी क्लब या फहाशी के अड्डे पर नहीं गई जो आप मुझे ध्यान रखने का ताना दे रही हैं। ज़ुबान संभाल कर बात करो लड़के, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। आपकी बेटी से शादी करता तो वास्ता होता, आपकी भांजी से शादी किया तो वास्ता नहीं रहा, यही बताना चाह रहे हैं आप? उससे मैंने इज्जत से सारे ख़ानदान के सामने बाकायदा निकाह किया है।
कोई भगा कर नहीं ले गया जो आप सब ने वास्ते ख़त्म कर दिए। इससे पहले जवाबन अलियास साहब कुछ बोलते, वो रबी का हाथ पकड़े उसे खींचता हुआ पलट गया। छोड़ो मुझे, मैं फातिमा से बात करके ही जाऊंगी। उसने छड़वाने की कोशिश की, मगर वो उसे खींचता हुआ बाहर गाड़ी तक ले गया। फ्रंट डोर खोलकर उसे अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। साथ ही ड्राइवर को फ़ोन कर दिया कि अलियास साहब के घर से गाड़ी ले आए। तुम क्यों आए हो? वो महरोज पर भड़की। अपनी बीवी की खबर रखने का, उसका ध्यान रखने। ये सब किया धरा तुम्हारा है, मेरे किए धरे का सबब तुम हो। काश मैं मर जाऊं, वो दुख से बोली। आई डोंट केयर, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। उसने उसे छेड़ा और वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए रोने लगी। बहुत दिन हो गए थे, रबी की तरफ से खामोशी थी, कोई शोर हंगामा नहीं था। पूरा दिन घर में गुजार देती। महरोज उसकी ये रूखी फीकी रूटीन नोट कर चुका था। आज उसका इरादा कहीं बाहर उसके साथ जाने का था, पर कुछ ही देर में उसके चचा आसाम का फ़ोन आ गया था जो उन्हें अपने घर डिनर पर इन्वाइट कर रहे थे। महरोज ने हामी भर ली। ओके बेटा, शाम 7 बजे तक पहुंच जाना, गांव का रास्ता ख़राब है। उन्होंने ताकीद करके फ़ोन बंद कर दिया। इस वक्त 4 बज रहे थे। वो ऑफिस से सीधा घर आया। आरफा ने जल्दी आता देख वजह पूछी। आज हमने गाँव जाना है, आसाम चचा के घर डिनर पर। उसने आरफा बेगम को बताया और सीढ़ी चढ़ने लगा। वह जब कमरे में आया तो वह रॉकिंग चेयर पर झूलती हुई नजर आई। अस्सलाम वालेकुम। तुम ठीक हो? वो सोफे पर बैठते हुए बोला। मुझे क्या होना है, बड़ी सख्त जान हूँ। मैं तुमसे कुछ कहने आया था। वो जानता था कि उसे साथ ले जाना किसी चोटी को सर करने के बराबर होगा। मैं अभी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। महरोज चुमका। मुझे कहीं बाहर ले चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। वो शिकस्तगी से बोली। क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या फिर डॉक्टर के पास ले चलूँ? वो उठ के करीब आया। डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे मेरे अपनों की याद ना आए। बहुत याद आ रही है, थक गई हूँ मैं। तो फिर उठो और तैयार हो जाओ। महरोज ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और वो न जाने किस कैफियत में थी। चुपचाप तैयार होने चलेगी, मगर उसकी तैयारी बस कपड़े तब्दील किए और बालों में ब्रश करके आ गई। बस? वो हैरान हुआ। तो और क्या? कोई मेकअप वगैरह, कोई ज्वेलरी? नहीं, मेरा मूड नहीं। लेकिन रबी, वो इसरार करते करते रुका। ओके ठीक है चलो। वो खुद भी तैयार हो चुका था। महरोज सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जा चुका था, लेकिन रबी वहीं रुक गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और थोड़ी देर बाद जब वो नीचे उतरी तो महरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो ब्लैक कॉम्बिनेशन की लॉन्ग शर्ट और पजामा पहने, मैचिंग की ज्वेलरी और लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू, वो गाड़ी में बैठते कहने लगा। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा कहा मानकर कैसा फील करती हूँ। तो कैसा फील हुआ? सच पूछो तो कुछ भी नहीं कर रही इस वक्त, बल्कि बहुत दिन हो गए। फील करना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो गया। अजीब बेहिसी आ गई। वरना खुद सोचो, कभी तुम्हारे कहने पर यूँ तैयार हो सकती हूँ, या बिना कहे ऐसे तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ। उसने बड़े आराम से महरोज की खुशी को मलियामेट कर दिया था। उसने स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वह बाहर देखने लगी। तकलीफ़ हुई सुनकर? हाँ हुई है, और मुझे जो इतने अरसे से हो रही है। दिन रात सुकून नहीं, सारी सारी रात जाकर गुजारती हूँ और तुम सुकून से सोते हो। सोचती हूँ तुम्हें कब दर्द मिले, तुम भी जागो, तब तुम्हें एहसास हो उसका बोझ जो मैं अपने ज़मीर पर लिए फिर रही हूँ। रबी, तुमने खामखा अपने असाब पर तारी किया है, वरना जो हुआ किस्मत थी। कब तक रोग लगा कर रखोगी? एक गिलास पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। वो टिश्यू से पसीना पोंछते कहने लगी। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा। पानी कहाँ से मिल सकता है? थोड़े फासले पर पेट्रोल पंप था। महरोज गाड़ी से उतरकर पंप की तरफ गया और मिनरल वाटर ले आया। रबी, उसने गाल थपथपाया। ये लो पानी। उसने बोतल दी। वो खटाखट पानी पी गई। आर यू ऑल राइट? इट्स ऑल राइट। क्या हुआ था? बस यूँ ही दिल घबरा गया था गर्मी से। वो गाड़ी का शीशा नीचे करने लगी। क्या ये बेहतर नहीं हम डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, अब ठीक हूँ। खाने के लिए कुछ लोगी? नहीं, अलबत्ता जा रही हैं ना, उनके लिए कुछ ले लो। महरोज चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कहाँ जा रहे हैं? दिन में निशा और नाइमा की कॉल आई थी। ओह, तो तुम्हें पता था? उसका दिमाग पागल हो रहा था। ये लड़की उसे पागल कर रही थी। बस एक तुम्हारा नहीं पता था, बाकी तो सब पता है, उसने कहा और आंखें मूंद ली। मासी, घर में सबकी मिली जुली आवाज़। बारात आ गई। लड़कियां फूलों के प्लेट लेकर गेट पर गई और मैं रबी भी शामिल थी। चेहरे पर मुस्कुराहट ले। महरोज ने पहला कदम अंदर रखा तो फूल नछावर करने में पहले भी उसी ने की। वो दम बखूद रह गया। उसके कदम जम गई। ये लड़की, आखिर माजरा क्या है? फातिमा, उसने ज़ेरे लब कहा। रबी, यस मॉम, तुम्हें ऊपर फातिमा बुला रही है, सकीना ने बताया और वो प्लेट एक लड़की को थमाकर चली गई और महरोज की समातों पर बम फोड़े उसे छोड़ गई। पूरी रात ख्वाहिशों और अरमानों से सजे ख्वाब झूठ और फरेब थे। मतलब ये लड़की कोई और है और फातिमा कोई और। इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। ये कैसे हो सकता है? दिल में तस्वीर सजाए सुबह का बेचैनी से इंतज़ार किया था उसने, तो फिर अब वो फैसले डे नहीं हट सकता। अपनी भाभी देखी तूने? उसने सोफा पर बैठते हुए कहा। कौन? हसान हैरान हुआ। वो ब्लैक शरारे में, उसने रबी को देखते कहा। मगर वो तो फातिमा भाभी नहीं, कोई और है। बस यही है अब। वो मुस्कुराया और हसान उलझा। मॉम?
उसने पास खड़ी आरफा बेगम को बुलाया। जी बेटा, वो लड़की कौन है? वो फातिमा की फूफो की बेटी है, रबी अहमद, लाहौर से आई है, उसने तारुफ करवाया। अब बैठे मेरे पास। उसने आरफी बेगम को पास बिठाकर इत्मीनान से उसकी समातों पर बम फोड़ा। वो हिलकर रह गई। माशाल्लाह, आज तो चांद ज़मीन पर उतर आया, रबी ने दुल्हन बनी फातिमा को देखकर कहा। दुल्हा भी किसी चांद से कम नहीं, जोड़ी कमाल की है, पास खड़ी लड़की ने कहा। सभी तारीफ कर रही थी। फातिमा फातिमा गजब हो गया, दुल्हा ने शादी से इनकार कर दिया, रुकैया ने बम फोड़ दी। क्या? रबिया ने कहा। हाँ, वो कहता फातिमा से शादी नहीं करूँगा, वो रबी से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो? रबी चकराई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा हैं और अब्बा तो दुल्हा को मारने के दर पे है। रुकैया के हवास उड़े थे। रबी तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। अगर तुम सच कह रहे हो तो हम उसे सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुमने अगर गलत बयानी की तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, अलिया साहब ने गुस्से से कहा। रबी की हवाइयाँ उड़ गई। हाय, ये क्या हो गया मुझसे? वो साकित खड़ी थी। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को, उन्होंने अपनी बहन से कहा। जी जी भाई, बुलाती हूँ। सकीना ड्राइंग रूम से बाहर भागी, मगर रबी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। रबी, चलो मेरे साथ। मॉम। सकीना उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। इधर आओ लड़की, अलियास साहब ने कहा। जी। वो लरसते जिस्म से खड़ी थी। तुमने इस लड़के को कहा है कि तुम फातिमा हो? जी, कहा था। वह सर झुकाए खड़ी थी। तुमने उसके साथ बातें की? उन्होंने गुस्से से पूछा। जी की थी, मगर वो सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुनना था कि अलियास साहब का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा। बेशरम, ये शरारत ही तुम्हारी नज़र में? वो धाड़े। मामू जान, इसमें मेरी कोई बदनीयती नहीं थी, मैंने बस एक शरारत की थी, ये सब महज एक मजाक था बस, उसने सफाई दी। यह मजाक था किसी नामहरम से बातें करना, खुद को उसकी बीवी बताना मजाक था तुम्हारे लिए? मुझसे गलती हो गई मामू जान, मुझे माफ़ कर दें, उसने मिन्नत की। माफ़ी कैसी? तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हारा निकाह पढ़ाकर तुम्हें यहाँ से दफ़ा कर दें, उन्होंने फैसला सुनाया। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसके हवास उड़ गए। अहमद मुर्तज़ा मौलवी को बुलाना है या तुम्हें कोई इख्तलाफ है मेरे फैसले पर? उन्होंने सर झुकाए खड़े अहमद को कहा। नहीं पापा, महरोज़ फातिमा का नसीब है, वो दुल्हन बैठी है, वो मर जाएगी, उसने अहमद की तरफ जाते हुए कहा। वो मेरी बेटी है, साबिर और शाकिर, और तो मैं खुद भी नहीं चाहूँगा कि उस लड़के का निकाह मेरी बेटी से हो, अलियास साहब ने हकारत से कहा। नहीं माम, कुछ तो बोलिए पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने माँ बाप से इल्तिजाएं की, मगर किसी ने नहीं सुनी। वो दोनों तो शर्म से ज़मीन में गड़ने को थे। उन्होंने अलियास साहब के फैसले पर भी कोई एतराज़ नहीं किया था। रबी रोती रही धाड़े मार मार कर, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी और महरोज़ बख्त के साथ उसका निकाह करवा दिया। थोड़ी ही देर में उसे दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया। रबी की आंखों में दुल्हन बनी फातिमा की तस्वीर थी, उसके दिल और ज़मीर भरी बोझ तले दबा था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर रुखसती के वक्त उन्होंने उसके सर पर हाथ नहीं रखा था। उसे रोती बिलखती को भेज दिया। उसे सज़ा देकर भेज दिया गया था, अपने से दूरी की सज़ा, कतई ताल्लुक़ करने की सज़ा। वो गाड़ी से पलट पलट कर देखती रही, मगर किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा था। भाभी, निशा लपक कर उसकी तरफ गई और लिपट गई। रोज़ ख्वाब में देखती कि महरोज़ भाई आपको लेकर हमारे घर आए, और रोज़ टूट जाता, निशा ने खुश होकर बताया। निशा अपनी आदत से मजबूर नॉन स्टॉप शुरू थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? नायमा ने कहा। ठीक हूँ, आप सुनाएं? रब्बी ने कहा। नुज़्ज़त बेगम, महरोज़ की चची ने रबी के माथे पर प्यार किया, गले लगाया, चचा ने सर पर हाथ फेरा। भाभी आप इतनी प्यारी हैं, बिल्कुल परी लगती हैं, निशा ने रबी का हाथ चुमा और रबी कितने अरसे बाद खिलखिलाकर हंसती। महरोज़ के साथ सब ने चौंकर रबी को देखा। देख रहे हो अपनी बहन का कमाल? असाम चचा ने कहा। जी देख रहा हूँ, अपनी बहन को इनाम देने को दिल कर रहा है। निशा, महरोज़ ने जेब से वॉलेट निकाला। जी भाई, वही दुरूद से बोली। ये लो तुम्हारा इनाम, उसने हज़ार के नोट उसकी तरफ बढ़ाए। किस चीज़ का? सारी बात नहीं पूछते, बस रख लो, मैं समझ गई क्यों मिला है मुझे इनाम। महरोज़ उसकी बात पर ज़ोर से हंसा। आपकी हंसी पर मिला है इनाम, आप थोड़ा और हंस दें, मेरा कारोबार चल जाएगा, निशा ने कान में कहा और रबी की नज़र के हाथ पर गई। अगर मैं कहूँ ये पैसे वापस कर आओ, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा दूंगी, रबी ने कहा। ना बाबा ना, मैं लौटा नहीं जाऊँ जो फिर हो जाऊँ। बड़ी तूता चशम हो यार। तोता चशम नहीं हूँ, वफादार हूँ, मेरे भाई ने दिए हैं मुझे, एक का बनकर रहना है। रबी उसकी बात पर हंस दी। थोड़ी ही देर में मूड ठीक हो गया था। उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया। भाई आप सब ड्राइंग रूम में बैठे और भाभी आप मेरे साथ बर्तन समेटने में मदद करवाएं, निशा ने लापरवाही से कहा। निशा, नुज़्ज़त ने कहा। इट्स ओके मम्मा, अब भाभी हमारे घर का ही हिस्सा है। रबी ने उसके साथ बर्तन समेटे और किचन में रखे। भाभी आप चाय का पानी चढ़ाएं, तब तक मैं ये बर्तन धो दूँ, उसने एक और काम सौंपा। रबी ने ना सिर्फ पानी चढ़ाया बल्कि चाय भी बना दी। चाय तैयार है, रबी ने कहा। मैं भी तैयार हूँ, निशा चाय में कप डाली। अब ये ले जाएं, मैं अभी आती हूँ, निशा ने कहा। उसने ड्राइंग रूम में जाकर सबको चाय दी और महरोज़ गश खाने को था कि ये वही रबी है। चाय, महरोज़ की तरफ टरेगी। बैठ जाओ बेटा तुम, नुज़्ज़त ने कहा।
हाजरीन, चाय कैसी है? निशा ने पूछा। तारीफ सुनना चाहती हो? महरोज़ ने छेड़ा। मैं क्यों सुनूं? सुने वो जिसने बनाई है। उसने रबी की तरफ इशारा किया। क्या वाकई? और क्या मैं खुद क्रेडिट दे रही हूँ उनको? तो फिर ऐसा करो, अगर चाय बची थोड़ी तो वो भी ले आओ मेरे लिए। उसकी बात पर सब हंस दिए। मेरा तो दिल चाह रहा है निशा को साथ ले जाऊँ, कम अज़ कम मेरी बीवी तो खुश रहेगी। क्या आप तमाशा करने वाली बंदरिया समझा है? निशा ने यकदम कहा और सब हंस दिए। चलें? रबी ने कहा। हाँ। महरोज़ ने वॉल क्लॉक देखा। कहाँ जा रहे हो? असाम ने पूछा। घर। महरोज़ ने कहा। टाइम देख रहे हो? रात यहीं रुकोगे, सुबह नाश्ता करके चले जाना। लेकिन चचा। बस कुछ नहीं सुन रहा मैं, कल जाओगे। बस कमरा सेट करवा दिया है, जाओ आराम कर लो। निशा जाओ, भाई को छोड़ो, थक गए होंगे। वो महरोज़ को रूम में छोड़ आई। रात का जाने कौन सा पहर था जब वो कमरे में आई। महरोज़ सो चुका था। वो भी लेट गई। थोड़ी ही देर में आंख लग गई। फिर सुबह ही आंख उसने खोली तो वो महरोज़ के सीने से लगी हुई थी। उसे यकदम करंट लगा। वो झटके से उसके हिसार से निकली। क्या हुआ? सुबह सुबह करंट क्यों मार रही हो? महरोज़ कोनी के बल उठा। बिना शर्ट के उसके मसल्स नुमायाँ हो रहे थे, किसी बॉडी बिल्डर की तरह। रबी उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। रात तुमने इतनी देर लगा दी आने में, मैं तो सो ही गया। महरोज़ भी उसके अकब में आकर उसके बालों में छेड़छाड़ चेहरा छुपाने लगा। मुझे पता होता तो हमेशा के लिए सोना चाहती हो तो कब की आ जाती। क्यों अपने होने वाले बच्चे को यतीम कर रही हो? महरोज़ ने प्यार से कहा। बच्चा? वो हैरान हुई। तुम क्या समझती हो, तुम मुझसे ये बात छुपा लोगी? वहाँ उसके गाल पर अपने गाल मस्त करते हुए कहने लगा। मगर ऐसी तो कोई बात नहीं। महरोज़ ने उसे अपनी तरफ घुमाकर उसका रुख किया, उसका चेहरा थाम लिया। अब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि ऐसी बात नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रबी साकित खड़ी रही। वो पलट गया। वही शख्स बहुत बात भी जान गया था, जो वहाँ अपने आप से भी छुपाई फिर रही थी। उसे कई बार अपनी तबीयत पर शक हुआ, मगर उसने टाल दिया। वो शक पर यकीन की मोहर नहीं लगाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके वो लोग वापसी के लिए निकल गए। उसे अपनी माँ शिद्दत से याद आ रही थी। उसके खामोश आंसू बह रहे थे। उसने घर पहुंचकर गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोला और उसे हाथ पकड़कर उतरने में मदद की, मगर वो उसका हाथ आगे बढ़ गई। उसका रुख बेडरूम की तरफ था। अस्सलाम वालेकुम। उसने आरफी बेगम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। रबी को क्या हुआ? शायद तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ तबीयत को? परेशानी की बात नहीं, खुशी की बात है। रियली? सच कह रहे हो? आरफा चहक गई। अब उसे डॉक्टर के पास ले जाए, कंफर्म करवा लें। रबी उदास क्यों है? शायद घर वालों को मिस कर रही है इस मौके पर। तो कोशिश करो ना उसका कि अम्मी बाबा मान जाएं। कुछ तो करना ही होगा। हाँ, कोशिश करो, मान जाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हैं? उसने आरफा को जाते देखा। तुम्हारे डैड को खुशखबरी देने। महरोज़ मुस्कुरा दिया। अपनी मॉम को बनाकर दो, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। रबी ने कहा। मुझे तुम्हारी नहीं, अपने बच्चे की फ़िक्र है। मुझे ज़रूरत भी नहीं तुम्हारी फ़िक्र की। तो मुझे अपने बच्चे की तो करने दो। बड़ी तकलीफ़ हो रही है अपने बच्चे के लिए। बीबी के लिए भी हो रही है। उफ़, क्या हाल बना लिया है। तुम्हारा हाल भी अपने जैसा ही कर दूंगी। वो नफ़रत से बोली। वो तो तुम कर ही रही हो, दिन भी बर्बाद और रातें भी। यूँ लगता है शादी को 30 साल हो गए हैं। मर्द होकर भी खुद को संभाल कर रखा है, कभी बहका नहीं। सोचा मशरक़ की बीवी से सब अरमान पूरे करूँगा, और मशरक़ की बीवी हाथ तक नहीं लगाने देती। यार, जो रिश्ता मुझ पर हलाल है उसे हराम तो मत करो। क्या चाहते हो? वो सब जो एक शोहर चाहता है। हर शोहर ज़बरदस्ती नहीं करता। हर बीवी तुम्हारी तरह ज़िद्दी और गुस्सीली भी नहीं होती। शोहर के बड़े बड़े ऐप ढांप लेती है। तुमने ढांपा था मेरा ऐप? माफ़ तो कर सकती हो ना? मुझे किसी ने माफ़ किया? उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देते, अब फिर तुम कौन हो माफ़ी मांगने वाले? उसकी आवाज़ भर आई। मतलब तुम माफ़ नहीं करोगी? नहीं। उसने लब भींच लिए। महरोज़, रबी तैयार है। आरफा ने कहा। नहीं, आप डॉक्टर को फ़ोन करके मना कर दें। महरोज़ ने 2 टोक कहा। ब्रीफकेस उठाए बाहर आया। कहाँ जा रहे हो? लाहौर। वापसी कब तक होगी? शायद कल। वो जवाब देता बाहर निकलने लगा। लेकिन बेटा, वो रबी, उसे उसके हाल पर छोड़ दे, वो माँ से कहता। बाहर निकल गया। उसके जहन से रबी की बातें नहीं निकल रही थी। पूरी रात खाली बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका ध्यान महरोज़ की तरफ जा रहा था। क्या मुझे उसकी आदत हो गई? क्या वो नहीं है तो मुझे बेचैन हूँ? वो उठ बैठी। क्या मैं फातिमा को जगाऊँ? सारी रात जाकर गुजरी। सुबह जब आंख खुली तो उसका सेल गुनगुना रहा था। हेलो, महरोज़ बात कर रहा हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। रात कैसी गुजरी? मेरी याद आई? रात अच्छी गुजरी है, सुकून से। तुम्हारा तो ख्याल भी नहीं आया। तुम तो झूठ भी सच की तरह बोलती हो। लेकिन अब मैं सच को सच और झूठ को झूठ ही मानूंगा। मैं आज आ रहा हूँ, मुझे भी नींद नहीं आई। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। महरोज़, वक्त मैं तुम्हें दिल से तो याद कर सकती हूँ, मगर माफ़ नहीं कर सकती। उसने खुद कलामी की और गहरी सांस लेकर रह की। तुम्हारे चेकअप की डेट है। वो दराज से फाइल निकालते हुए बोला। जानती हूँ। वो मैं कंघी करते हुए कहने लगी। तो फिर चले, टाइम हो गया।
वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसने उठकर अपने इर्द गिर्द चादर फैला ली और महरोज़ के साथ बाहर निकल गई। महरोज़ ने सीढ़ियाँ उतरने में मदद की, उसका हाथ पकड़कर। वो उसे ले गाड़ी तक आ गया। रबी का जिस्म अब खासा सेहतमंद लगा था। 2 माह रह गए थे उसकी डिलीवरी को, और उसकी हर बात का ध्यान रखता, चलने फिरने, खाने पीने उसे ख्याल रहता था। हर महीने बाद चेकअप भी रेगुलर हो रहा था, दवाई भी टाइम पर देता। उसने रबी का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महरोज़, महरोज़। वो बहुत देर से दर्द बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसकी चीख निकल रही थी। उसने महरोज़ को पुकार ही लिया। रबी। वो हड़बड़ाकर उठा और हाथ बढ़ाकर लैंप चलाया। मुझे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। रबी का चेहरा पसीने से तर था। तुम हिम्मत से काम लो, मैं मॉम को बुलाता हूँ। वो बाहर निकला। आरफा बेगम नींद से उठकर भागी आई। महरोज़ ने उसे गाड़ी में बिठाया। रात के 3 बजे अच्छी खासी अफरा तफरी हो गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद जब उसकी बेटी की खुशखबरी मिली तो सारी अफरा तफरी भूल गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। नर्स ने बच्ची को उसकी गोद में थमा दिया। सॉरी, आपकी बीवी की हालत खासी ख़राब है। डिलीवरी के वक्त उनका बीपी लो हो गया था, उनका जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया है। महरोज़ की हवाइयाँ उड़ने लगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, उठो, हौसले से काम लो, और नमाज के बाद दुआ करना। चलो मस्जिद में, मैं भी जा रहा हूँ, फ़िरोज़ ने कहा। फ़िरोज़ ने बच्ची के कान में अजान दी और मस्जिद चला गया। महरोज़ भी नमाज़ पढ़ने चला गया, मगर नमाज़ पढ़कर वापस भी आ गए थे। रबी को होश नहीं आया था, सुबह हो चुकी थी। आरफी ने गांव फ़ोन करके भी बता दिया था, लेकिन एक रबी की फैमिली थी जिन्होंने फ़ोन सुनना गवारा नहीं किया था। तुम पहले भी 2 बार आ चुके हो और हमारा जवाब इनकार में था, और आज भी है, अहमद मुर्तज़ा ने सख्त लहजे में कहा। जब पहले आया तो हालात ये नहीं थे। मैं आपके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ, उसे माफ़ कर दे, बस एक बार कर दें। वो आज 3 दिन से अस्पताल में है, मौत और ज़िंदगी से लड़ रही है। बल्कि ये कहें कि लड़ नहीं रही, वो हार रही है। वो ज़िंदगी से मुंह मोड़ रही है। महरोज़ की आंखों में आंसू थे। ज़िंदगी में पहली बार वो यूं रोया था। उसका सब्र जवाब दे गया था। उस मुकाम पर आकर वो हार गया था। पहली बार अहमद उसे देखकर ठिठके थे, और सकीना बेगम तड़पी थी। क्या हुआ है उसे? उसकी ममता की तड़प छुपी न रही। पछतावा है उसे अपनी बेटी तक की खबर नहीं, उसे महरोज़ बख्त का ख्याल नहीं, उसे फातिमा का ख्याल है। काश मैं उस दिन फातिमा से बात करने के लिए फ़ोन ही ना करता। मेरी ज़िद ने यह नौबत लाई है। आप अपने साथ सबका सुकून बर्बाद कर दिया और 2 घर भी तबाह कर दिए। मैं उससे भी ज़्यादा कसूरवार हूँ। आप मुझे सजा दे, उसे माफ़ कर दे। महरोज़ हाथ जोड़े खड़ा था। सकीना बेगम शौहर समेत उसे देख कर रह गई। कौन से अस्पताल में है? वो उसकी तकलीफ का सुनकर पिघल गए थे। अहमद ने गाड़ी निकाली। वो पहले भी रबी को बताए बगैर उनसे माफ़ी मांगने आया था, मगर उन्होंने बेइज्जत करके निकाल दिया था। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 6 दिन बाद वो होश में आया और उसकी नज़र सबसे पहले महरोज़ पर पड़ी। उजाड़ वीरान चेहरा काफ़ी थका थका लग रहा था। वो महरोज़ है, हरदम एक्टिव, साफ़ सुथरा रहने वाला। वो उसकी नज़र खुद पर महसूस करता आगे से हट गया, और फिर उसकी नज़र सकीना और अहमद मुर्तज़ा पर पड़ी। माँ, वो ज़ेरे लब बोली जैसे ख्वाब था। मेरी जान, मेरी बच्ची कैसी है? वो लपक के पास आई। मॉम। उसने उन्हें छुआ। हाँ मेरी जान, मैं ही हूँ तुम्हारी मॉम। उन्होंने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। डैड। उसने अहमद की तरफ देखा। आप मुझसे मिलने आए हैं? उसकी आवाज़ भर आई। हम पिछले 3 दिन से तुम्हारे पास हैं, बस तुम ही आंखें बंद किए पड़ी थी। और वो? उसने बेसाख्ता पूरे कमरे में देखा, उसे महरोज़ कहीं नहीं दिखा। कौन वो? अपनी बेटी की बात कर रही हो? बेटी? वो चौंकी। जाइए अहमद, बच्ची को अंदर लाए, उसने तो देखा ही नहीं। मुबारक हो भाभी। तभी निशा बच्ची को अंदर ले आई। निशा? रबी उसे देखकर खुश हुई। जी मैं निशा, आपकी साहबजादी ने थका कर रख दिया। उसने बच्ची को रबी के पास लिटा दिया था जब कमरे में आ गए थे। अरे महरोज़ कहाँ है? भाभी का सदका देने और शुक्राने के नफल पढ़ने गए हैं, निशा ने जवाब दिया, और फिर सब हंसी मजाक करने लगे। दूसरे दिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और रबी घर आ गई। भाई बच्ची का नाम क्या रखना है? निशा ने कहा। क्यों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? समझ तो किसी को भी नहीं आ रहा, क्या रखें? उसने रबी की तरफ इशारा किया। अब संजीदगी से बताओ क्या नाम रखना है बच्ची का? फ़िरोज़ बख्त ने कहा। वानिया कैसा रहेगा? महरोज़ ने कहा। उसके मानी क्या हैं? उसके मानी है अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा। वानिया महरोज़ बख्त हूँ। अच्छा नाम है, रख लो, आरफी ने कहा। रबी चुपचाप खाना खाती रही। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद बच्ची को लेकर बेडरूम में आ गई। तुम्हें बच्ची का नाम पसंद नहीं आया शायद? महरोज़ ने बच्ची से खेलते हुए पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? तुम कोई नाम बता दो। वानिया महरोज़ बख्त, रबी ने कहा, और महरोज़ मुस्कुरा दिया। एक बात पूछूं? तुम्हें बात करने के लिए इजाज़त कब से लेनी पड़ी? जब से तुमने अनजान बनना शुरू कर दिया। मुझे किसी ने बताया था कि अगर किसी की तवज्जो हासिल करनी हो तो उससे अनजान बन जाओ, मगर अफसोस मुझे अब समझ आई ये बात जब मैं अपनी सारी मोहब्बत के ख़जाने लुटा चुका। खैर, हर बात तो अब भी ज़ाया नहीं गया, उसने शरारत से कहा। तुम मुझसे नाराज़ थे? रबी ने पूछा। नहीं, तो फिर मुझसे नज़रें क्यों चुराए फिर रहे थे? पशेमान था। जब तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के साथ खुश देखा तो मुझे गलती का एहसास हुआ कि मैं रिश्तों में दरार का सबब बन गया। ये सब किस्मत में लिखा था। तुम मान चुकी हो इस चीज़ को? हाँ, लेकिन फातिमा नाम
नामी मेरे दिल में अभी भी चुभता है, ये कसक हमेशा रहेगी। इधर आओ मेरे पास। महरोज़ ने उससे करीब आने का इशारा किया और वो जैसे ही करीब आई महरोज़ ने उसे बाजुओं में घेर लिया। ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम पर यह तीर भी निकल जाएगा। बस दुआ किया करो कि वक्त बहुत सी तब्दीलियाँ लाता है। अब तुम खुद को ही देख लो, पहले करीब आता था तो तुम दूर भागती थी और दूर बैठा था तो खुद ही करीब आ गई। महरोज़ पटरी से उतर गया था। क्या कहा? वो यही कि मैं अपनी बच्ची को प्यार कर रहा हूँ और तुम मेरी तवज्जो अपनी तरफ सिमत करवा रही हो। महरोज़ ने उसे देखते हुए कहा। तुमने खुद मुझे अपने करीब बुलाया, मुझे कब पता था कि तुम आ ही जाओगी? उसने हंसी दबाते हुए कहा। उसने महरोज़ के बाल दबोचे तब ही वानिया रोने लगी और महरोज़ का रोमांटिक मूड हर्न हो गया। रब्बी जल्दी आओ, महरोज़ का फ़ोन है, सकीना बेगम ने आवाज़ दी। आ रही हूँ। वो लाउंज में आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? तुम्हारी लाडली ने मेरा सेल फ़ोन तोड़ दिया है नीचे फेंक के। कोई बात नहीं, नया ले लेंगे जो तुम्हें पसंद हुआ। एनीवे ये बताओ घर कब आ रही हो? अभी 5 दिन तो हुए हैं। यार घर बहुत खाली हो गया है, मॉम डैड भी तुम दोनों को मिस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी मॉम डैड फिर मिस करने लगते हैं। रवि अपने माँ बाप के लिए उदास हुई। तभी तो कहता हूँ नए मेहमान की तैयारी करो। फिर एक अंकल आंटी के पास रहेगा, एक मॉम डैड के पास। अच्छा, फिर तुम कहोगे एक और मेहमान की तैयारी करो जो हमारे पास भी रहे। बहुत तेज़ हो, तभी तो मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बन गया। और अब मैं बनती हूँ बेवकूफ़ तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर। उसकी बात पर वो हंस दिया। फिर घर कब आ रही हो? पापा आए तो कहती हूँ सीट रिज़र्व करवा दें, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जहाज़ के प्रवास करने में बहुत टाइम था। अभी वो वानिया को गोद में लिए बैग एक साथ रखे बैठी थी। मम्मा, वो बेबी, वानिया ने इशारा किया। हाँ, छोटा सा भाई है। उसने थोड़े फासले पर खड़े बच्चे को देखा। वो बच्ची भी वानिया को देख रही थी, शायद खेलना चाहता था। बिलाखिर वानिया ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और वो रोने लगा। ओह आई एम सॉरी, बस खेलने की ज़िद कर रही है। रवि ने गाउन में बैठी उसकी माँ से माजरत की। इट्स ओके, लेकिन कभी कभी खेल में ज़िंदगी दाव पर लग जाती है। रवि को हैरत हुई। उस आवाज़ ने रवि की समातों पर बम फोड़ा। फातिमा, उसने बेयकीनी से कहा। फातिमा, ये तुम ही हो ना? कोई शक है? फातिमा, तुम कहाँ थी? रवि का लहजा भरा था, पुरानी बातें याद आ गई थी। मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की कोशिश की, मगर खुदा जाने मोमानी ने बताया तुम्हारी शादी हो गई। तुम कहाँ हो, कैसी हो? कुछ नहीं बताया। जैसे मॉम डैड ने मुझे मिलने शुरू किया, मामू ने उनसे वास्ता ख़त्म कर दिए। रबी ने कहा। मेरी शादी अब्बा ने अपनी मर्ज़ी से कर दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ अपने शोहर और अब बेटे के साथ। पुरानी कई बातें याद नहीं रहीं। शादीशुदा ज़िंदगी में वक्त नहीं मिलता सोचने का। फातिमा जानती थी रबी शर्मिंदा है। मिलता है वक्त, जब जब लेटती हूँ सोने के लिए नींद नहीं आती। आएगी कैसे? सब याद आ जाता है, हमने कभी किसी का जो भी बुरा किया हो। रवि, भूल जाओ पुरानी बातें, मैं भी भूल गई हूँ। मैं इस बात को छोड़ दूँगी तो मुझे माफ़ कर दो। उसने बहते आंसुओं के साथ हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हें माफ़ किया, सच्चे दिल से। अब्बा बेशक तुमसे नाराज़ रहें, मगर मैंने माफ़ कर दिया। हाँ, शुरू शुरू में दुख हुआ था, लेकिन जब से शादी हुई है मैं समझ गई यही किस्मत है। वो तो मेरी किस्मत थी ही नहीं, मेरी किस्मत तो ये है, वो तो तुम्हारी थी। रबी के बिलक बिलक कर रोने पर सब उसे घर रहे थे। रबी, संभालो खुद को। फातिमा ने उसे गले लगाया। थैंक यू फातिमा। उसने फातिमा का हाथ चूमा। आज उसने खुलकर सांस लिया, ज़मीर का बोझ उतर चुका था। फातिमा बहुत खुश थी अपने शौहर के साथ। वो कराची में होता था, अच्छी फैमिली थी। आज वो अपने माँ बाप से मिलने आ रही थी। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात हुई, वो बाहर आई तो महरोज़ खड़ा था। उसने पलटकर फातिमा को देखा, फिर आगे बढ़ गई। किसे देख रही हो? फातिमा को। फातिमा? हाँ, आज उसने मुझे ज़िंदगी बख्श दी। महरोज़, मुझे माफ़ कर दिया। महरोज़ ने खुदा का शुक्र अदा किया। इस बार लाहौर जाकर तुम्हें बहुत मिस किया। रबी ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा। क्यों? बस प्यार आ रहा था तुम पर। तो अब कर लो। नहीं, अब घर जाकर। तो जल्दी चलो। महरोज़ ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और रबी खिलखिलाकर हंस दी और उन दोनों को हंसता देख वानिया तालियां बजाने लगी। नॉवल सुनकर अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए।